हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विनियोग प्रवृत्ति से जुड़े हुए व्यवहार। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, जो भी बेसिक्स था इस चैप्टर का, विनियोग प्रवृत्ति के बारे में, परिचालन के बारे में, वित्तीय के बारे में और जो भी अतिरिक्त जानकारी थी, जो भी था, सारी बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये जो क्लास अभी अभी जो देख रहे हैं इस क्लास की वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा और मेरे लिए बहुत बड़ा सा मोटिवेशन होगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हमें विनियोग प्रवृत्ति में हमें करना क्या होता है। तो जैसा कि विनियोग प्रवृत्ति को याद करने का जो मैंने तरीका आपको बताया था, वो मैंने सिंपल सा बताया था कि जो भी हमारी दीर्घकालीन की संपत्तियां होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, दीर्घकालीन की संपत्तियां। तो यहाँ पे मैं वापस वो चीजें लिख देता हूँ, दीर्घकालीन संपत्तियां। साथ में मैंने लिखा था अगर इनके साथ कोई अन्य दीर्घकालीन विनियोग है तो वो भी, तो अन्य विनियोग भी लिख देता हूं मैं। ये इनका समावेश किसमें होता है, विनियोग प्रवृत्ति में होता है। साथ ही साथ इनकी वजह से अगर कोई आय होती है, ठीक है, इनकी वजह से कोई अगर आय होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था भाड़ा या ब्याज, ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, वो भी हमें इसी प्रवृत्ति का भाग मान के आगे चीजों को समझना होगा। कौन सी प्रवृत्ति का भाग मान के, विनियोग प्रवृत्ति का। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी, तो उसका हम थोड़ा पुष्टिकरण कर लेते हैं, कंफर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो विनियोग प्रवृत्ति का दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तुम्हें आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ गैर चालू संपत्तियों की खरीद बिक्री। देखो मैंने अभी तक ये नहीं बताया खरीद बिक्री कहाँ आएगा क्या नहीं आएगा, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि तुम्हें ये समझना है कि कौन सी संपत्तियां या कौन सी चीजें जो हैं हमारी विनियोग प्रवृत्ति में आती हैं। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या यूज किया था, गैर चालू संपत्तियां। ठीक है, कौन सी संपत्तियां, गैर चालू, या जिसको हम एक और नाम बोलते हैं दीर्घकालीन, जो अभी मैंने बताया। तो जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था दीर्घकालीन विनियोग, साथ में ये भी है। अब देखो ये दोनों भी याद रखना है कि उधार दी लोन, याद रखना अगर तुमने किसी को उधार दिया है तो वो भी क्या है, विनियोग प्रवृत्ति का ही माना जाएगा। और उधार दी लोन वापस, अगर तुमने लोन दिया था, ठीक है, तो अगर वो विनियोग का है तो उसका पैसा जब वापस आएगा तो वो भी किसका होगा, विनियोग प्रवृत्ति का ही होगा। ये याद रखना है। क्लियर है इतना। साथ ही साथ मैंने बताया था कि इन प्रवृत्तियों की वजह से कुछ हमें अन्य प्रकार की आवक भी होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि लाभानी पत्रक की विगतें लाभानी पत्रक में से रद्द कर विनियोग की प्रवृत्तियों में दर्शाई हैं, जो निम्नानुसार है। मतलब ये हुआ कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती जो हम लाभानी में भले लिखते हैं, लेकिन वो लाभानी की पूरी तरह से प्रवृत्तियां नहीं होती, या यूं कहो कि पूरी तरह से चालू प्रवृत्तियां नहीं होती हैं। तो वो कौन सी प्रवृत्तियां मानी जाती हैं, वो होती हैं हमारी विनियोग की प्रवृत्ति। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, विनियोगों पर प्राप्त डिविडेंड, संपत्ति को भाड़े पर देने से प्राप्त भाड़ा। ठीक है, ये सब मैंने एग्जांपल शॉर्ट में लिख दिया था, भाड़ा और ब्याज, मैंने दो ही वर्ड लिखा था, भाड़ा और ब्याज। और ये सारी की सारी चीजें हमारे किस में आ जाएंगी, हमारे विनियोग प्रवृत्ति में। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि विनियोग प्रवृत्ति में किन किन चीजों का समावेश होता है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। क्लियर है इतना। अब उसके बाद इसमें से आज हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको जो नई जानकारी है वो भी मिले। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो एमसीक्यू है, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो सारी एमसीक्यूज में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है मैं वही एमसीक्यू समझाऊंगा। मतलब ये है कि जैसे अगर परिचालन प्रवृत्ति का, उसको मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी अगर होगा तो मैं एक बार अगर देखूंगा टाइम है हमारे पास तो मैं बता दूंगा। ओके, क्लियर, मतलब टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो, इस वजह से वो चीजों को देख के मैं बता दूंगा। तो हम लोग समझते हैं अभी यहाँ पे जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे कई बार हमें बनाना पड़ता है संपत्ति खाता। क्या बनाना पड़ता है हमें, संपत्ति खाता, यानी अलग अलग प्रकार की संपत्तियों को जब हम खरीदी बिक्री करते हैं, एक साथ कई सारे व्यवहार आते हैं, तो हमें उनका खाता बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, संपत्तियों का खाता बनाना पड़ता है। तो अब संपत्तियों के खातों का जो फॉर्मेट होता है वो देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि खाता का फॉर्मेट कैसा होता है। खाता हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा बनाना है। क्या बनाना है कि यहाँ पे हमें लिखना है विवरण। क्या लिखना है, यहाँ पे हमें विवरण लिखना है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रकम। अब ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, विवरण लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, रकम। अब सवाल ये है कि इसके अंदर की चीजें कैसे याद रखोगे। तो एक चीज यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। शॉर्ट में क्या लिखता हूँ कि देखो, संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है, संपत्ति का जो शेष है हमेशा क्या होता है। मैंने पूछा कि संपत्ति का जो शेष है वो हमेशा क्या होता है, मैंने पूछा हमेशा,
तो संपत्ति का शेष जो है वो हमेशा क्या होता है, उधार होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो संपत्ति है उसका शेष जो है वो हमेशा क्या होता है, उधार होता है। तो उधार का मतलब ये हुआ कि अगर संपत्ति, ध्यान से समझना, अगर संपत्ति बढ़ती है, क्या, अगर संपत्ति बढ़ती है तो फिर से उसको क्या कर दोगे, उधार कर दोगे। क्यों उधार कर दोगे, क्योंकि उसका शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है। और जिसका जो शेष होता है अगर उसमें वो बढ़ रहा हो तो वही हमें करना होता है। जैसे अगर किसी चीज का शेष जो है वो जमा होता है तो अगर वो चीज बढ़ेगा तो क्या कर देना है, उसको जमा करना है। ये बेसिक चीज है, ठीक है। और उसी तरह से अगर संपत्ति घटती है, ध्यान से समझना, पहले मैंने क्या बोला कि संपत्ति बढ़ती है तो उधार कर दोगे, और अगर संपत्ति घटती है तो क्या कर दोगे, जमा कर दोगे। संपत्ति घटने का मतलब ये हुआ इनकी कीमत में, ठीक है। ये घटती बढ़ती का मतलब क्या हुआ, इनकी कीमत में अगर कोई कमी या वृद्धि होगी तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या संपत्ति में, ऐसे समझ लो। तो ये तुम्हें मेन याद रखना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो, अब संपत्ति खाता जब बनाओगे तो दो चीज तुम्हें याद रखनी है कि शेष आगे लाए, क्या, शेष आगे लाए हमेशा किस तरफ होगा, उधार तरफ होगा। याद रखना, शेष आगे लाए हमेशा किस तरफ होगा, उधार होगा। और जो शेष आगे ले गए हैं, तो ये लाइन थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। जो हम शेष आगे लाए हैं वो कहां होगा, उधार तरफ होगा। तो शेष आगे ले गए किस तरफ होगा, जमा तरफ होगा। ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब और क्या क्या याद रखना है, तो जो जो चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं घिसाई खाता। तो घिसाई से संपत्ति की कीमत बढ़ती है या घटती है वो समझ लो। तो संपत्ति की कीमत क्या होती है, घटती है। और अगर घिसाई से संपत्ति की कीमत घटती है तो हम कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, जमा तरफ क्या आ जाएगा, घिसाई खाता। अब देखो, इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया कि जो चीज दिया है उससे देखो कि संपत्ति कीमत घट रही है या बढ़ रही है। तो अगर कीमत घट रही है तो उधार तरफ, सॉरी जमा तरफ, और बढ़ रही है तो उधार तरफ। बात समझ में आया। यही नियम याद रख के करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कौन सा नियम, ये जो मैंने बताया अभी, ठीक है। अब इसी के साथ अगला बढ़ते हैं। अब मान लो कि कोई संपत्ति का तुमने बिक्री किया, ठीक है। तो संपत्ति अगर बेचा तो बेचने से संपत्ति घटेगी या बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगर संपत्ति बेच रहे हो तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, संपत्ति की बिक्री। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। क्योंकि जब संपत्ति बेचते हैं तो संपत्ति क्या होगा, उसके हमें रोकड़ मिलेंगे, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ संपत्ति की बिक्री। यहाँ पे ना लिखे, साइड में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि जगह हमारा बचे। यहाँ पे लिख देता हूँ संपत्ति की बिक्री, ठीक है, रकम यहाँ पे। उसके बाद अगर मान लो यही संपत्ति तुमने बेचा और संपत्ति को बेचने से फायदा हुआ, क्या हुआ, संपत्ति को बेचने से फायदा हुआ। अब मुझे ये बताओ, जब संपत्ति को बेचने से फायदा हुआ तो फायदा से उस संपत्ति की कीमत घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। फायदा से संपत्ति की कीमत घटेगी या बढ़ेगी। तो सिंपल सा समझो, अगर कोई चीज है उसकी कीमत में फायदा हो रहा है बेचने से, तो फायदा कब होगा, जब ज्यादा कीमत में बेचोगे। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक बाइक है और बाइक मैंने लिया था 20,000 में और मैंने उसको मार्केट में बेच दिया 25,000 में। अब देखो, ये 5,000 का मेरा फायदा हो गया। अब ध्यान से समझो, इसकी कीमत 20 से कितनी कर दी मैंने, 25 कर दी। तो कीमत में मैंने वृद्धि किया तभी तो मुझे फायदा हुआ। अगर मैं वृद्धि नहीं करता तो फायदा कहाँ से होता। यानी कि जब संपत्ति को बेचने से हमें फायदा होगा, यानी कि लाभ होगा, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, उधार तरफ। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर चीजें बढ़ती हैं, संपत्ति की कीमत बढ़ती है, तो वो क्या होगा, उधार होगा। यानी इसकी एंट्री कहाँ करोगे, उधार तरफ। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे यंत्र की बिक्री से हुआ फायदा। क्या लिखोगे, यंत्र की बिक्री या जो भी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संपत्ति, ठीक है, यंत्र ना लिख के मैं संपत्ति लिख देता हूँ। संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ। लॉजिक समझ में आया, इन तीनों का क्लियर है। देखो, चीजें मैंने क्या किया, तुम्हें याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ भी, बस ये चार्ट याद रख लो, ये छोटा सा चीज है, इतना याद रख लो, बाकी सब तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एक और करते हैं। अब अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे संपत्ति को बेचने से नुकसान हुआ। क्या हुआ, संपत्ति को बेचने से नुकसान हुआ। अब इसको समझोगे कैसे। अब देखो, नुकसान का मतलब ये हुआ कि मान लो कि जो बाइक थी वो तुम्हारी थी 20,000 की और इस बाइक को तुमने बेचा कितने में, 15,000 में। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो नुकसान कितने का हुआ,
5,000 का हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 5,000 का नुकसान हुआ। अब ये नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि जो संपत्ति थी 20 की वो उसको तुमने कितने में बेचा, 15 में, मतलब कीमत में क्या किया तुमने, कमी किया। और मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर कीमत में कमी होती है या घटती है तो घटती है तो क्या कर देना, उसको जमा कर देना। यानी यहाँ पे तुम एंट्री करोगे कि संपत्ति की बिक्री से हुआ नुकसान, क्या लिखोगे, जमा की तरफ, संपत्ति की बिक्री से हुआ नुकसान, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, तो इतनी एंट्री तुम्हें याद रखनी है। और साथ ही साथ जब हमारा सारा एंट्री हो जाता है, ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ओके, तो डिफरेंस निकालने पर अगर अंतर, अब यहां से समझना कि अगर अंतर इस तरफ आता है तो हम ऐसा माना जाता है कि संपत्ति बढ़ रहा है, क्योंकि देखो उधार तरफ आया है तो उधार तरफ का मतलब क्या, संपत्ति बढ़ रहा है। और संपत्ति बढ़ने का यहाँ एक ही रीजन होगा कि हमने क्या किया होगा, खरीदा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रोकड़ खाता। इससे क्या पता चलता है कि संपत्ति तुमने क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि संपत्ति हमने क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ खरीदा। क्या खरीदा हमने, संपत्ति, ये याद रखना है, ठीक है। और उसी तरह से अगर मान लो गलती से कभी अंतर जमा तरफ आ गया, वैसे तो शेष आगे ले गए लिख दिए हैं, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो ऊपर लिखना है। फिर भी मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर मान लो कि हमारा डिफरेंस आता है तो इसको ऊपर ही आएगा, ठीक है, ऊपर लिखना, इसको नीचे नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे शेष आगे ले गए लिख दिया हमने। तो अगर अंतर मान लो गलती से कभी इधर आ गया तो संपत्ति इधर आने का मतलब क्या, जमा तरफ क्या हुआ, तो जमा तरफ आने का मतलब हुआ कि वो संपत्ति में क्या हो गई, कमी हो गई। अब संपत्ति में कमी क्यों होगी, हमने उसको बेचा होगा तभी कमी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बिक्री, लेकिन ऊपर क्या लिखोगे, रोकड़, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बिक्री। तो यहाँ पे रोकड़ लिख के ब्रैकेट में क्या लिख देना, बिक्री। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। तो ये है तुम्हारी बेसिक चीजें, संपत्ति खाता से रिलेटेड है। इसको अच्छे से याद रखना, ये तुम्हें आगे भी काम आएगा, तुम जहां भी, ठीक है, जहां भी तुम ये चैप्टर पढ़ते हो, रोकड़ प्रवाह या इससे जुड़ा हुआ कोई भी चैप्टर जहां पे तुम्हें संपत्ति खाता बनाना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें ये काम आएगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही काम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसी तरह से चीजें तुम्हें बताने की कोशिश की है कि तुम्हें ऐसा रट्टा ना मारना पड़े, चीजों को लॉजिक वे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको तुम लिख लेना, वो ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये इतना ही चीजें हैं, इसको अच्छे से लिख लेना, ज्यादा चीजें लिखनी तो है नहीं। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल है, उन सवालों को हम देखने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। तो जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये रहा। तो हाँ, अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निराली कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, विनियोग की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें सवाल में देखो यहाँ पे यंत्र का ही सब कुछ दिया, यंत्र की प्रारंभिक बाकी, यंत्र की अंतिम बाकी, वर्ष दौरान बेचे यंत्रों की बही कीमत, यंत्रों पर गिनी घिसाई और यंत्रों की बिक्री कीमत। तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें तुम्हें दी है। अब हमें इनको लिखना कैसे होता है वो समझो। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यंत्र की प्रारंभिक बाकी। तो प्रारंभिक बाकी मैंने कहा बोला, तुम्हें उधार में लिखने के लिए बोला। तो देखो यहाँ पे प्रारंभिक बाकी यानी शेष आगे लाई करके 4.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझना, कितना लिखा हुआ है, 4.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यंत्रों की अंतिम बाकी। तो अंतिम बाकी किस तरफ लिखना होता है, जमा तरफ, और लास्ट में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शेष आगे ले गए, और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें 4 लाख रुपए, ठीक है। फिर अगला लिखा है वर्ष दौरान यंत्रों की बही कीमत, यानी बेचे यंत्रों की बही कीमत। तो एक चीज याद रखना, हमें बेचे यंत्रों की बही कीमत की एंट्री कहीं भी नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी होती, उसका अभी मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ भी जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा यंत्रों पर गिनी घिसाई, तो घिसाई से संपत्ति की कीमत घटती है या बढ़ती है, तो सीधी सी बात है घिसाई से संपत्ति की कीमत क्या होती है, घटती है। तो यानी जमा तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है घिसाई खाता, और यहाँ पे रकम में लिखा हुआ है 50,000 रुपए। फिर उसके बाद अगला लिखा हुआ यंत्रों की बिक्री कीमत, यानी जो हमने यंत्र बेचा था उसको कितने में बेचा था हम लोगों ने, हमने बेचा था 15,000 रुपए में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रोकड़ खाता, यहाँ पे लिखा हुआ है बिक्री, और यंत्रों की कीमत यहाँ पे कितने लिख दिया है, 15,000 रुपए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अब समझना क्या है कि ये देखो हमारे पास यंत्र कितने का था जो बेचा हमने, उसकी कीमत थी, वही कीमत जो थी वो 25,000 रुपए थी। और उसको हमने बेचा कितने में, उसको बेचा हम लोगों ने 15,000 रुपए में। ध्यान से समझो कि बही कीमत कितनी थी हमारे पास बही कीमत थी 25,000 रुपए, उसको बेचा कितने में हमने, 15,000 रुपए में। तो अगर यहाँ पे ध्यान देते हो कि हमारे पास बही कीमत था 25,000 रुपए, उसको बेचा हमने में 15 में, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, तो सीधी सी बात है हमें यहाँ पे क्या हुआ,
नुकसान हुआ। और कितने का नुकसान हुआ? तो नुकसान हुआ हमको 10,000 रुपए का। तो अभी मैंने बताया था नुकसान होने से संपत्ति कीमत क्या होती है, देखो घटती है। पहले 25 था, घट के कितना हो गया? 15 हो गया। और अगर संपत्ति की कीमत घटती है तो घटती है मतलब हमें उसको क्या कर देना होता है? जमा कर देना। ये मैंने आपको भी समझाया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इन लोगों ने क्या किया है, लिखा हुआ है कि संपत्ति की बिक्री से या यंत्र बिक्री से हुआ नुकसान खाता, और रकम में कितना लिखा हुआ है? 10,000 रुपए लिखा है। तो यहाँ पे जो भी चीजें दी हैं हमने सभी की एंट्री कर दी है, जितना इस ब्रैकेट में दिया था। उसके बाद अगला काम क्या होगा? हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर डिफरेंस निकालने जाते हो, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे इतनी चीजें दी हैं और इनका टोटल कितना आएगा? तो 4 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, तो 5 1 6 1 7, यानी 4,75,000 रुपए हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, और हमें पता है फिर यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 4,75,000 रुपए आना चाहिए। ठीक है, अगर 4,75 वहां पे है तो 4,75 यहाँ पे भी आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे है 4,75, यहाँ पे भी है 4,75, लेकिन यहाँ पे एक ही एंट्री मैंने अभी तक बताया है और वो है 4.5 लाख की। तो बीच का डिफरेंस कितना है? तो जो बीच का डिफरेंस है तुम्हारा कितना? 25,000 रुपए। अब ध्यान से समझना, ये जो 25,000 रुपए बीच का डिफरेंस आया, ये क्या है? तो इसके लिए मैंने देखो दो चीजें बताई तुम लोगों को। मैंने ये कहा कि अगर उधार तरफ डिफरेंस आता है, किस तरफ आता है? उधार तरफ। मतलब संपत्ति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? संपत्ति बढ़ रहा है। और बढ़ने का एक ही रीजन होगा। क्या रीजन होगा? बढ़ने का एक ही रीजन होगा कि तुमने संपत्ति को क्या किया होगा? खरीदा होगा। क्योंकि और कोई तो चीज होगा नहीं कि हाइट बढ़ गई, जिम जाने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इनका बढ़ने का एक ही रीजन होता है कि भाई हमने संपत्ति नया खरीदा होगा, और जब हमने खरीदा होगा तो पैसे हमने कैसे चुकाएंगे? रोकड़ में। यानी रोकड़ खाता बना के, रोकड़ खाता नाम लिख के ब्रैकेट में खरीदी, और रकम कितना है? 25,000 रुपए। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा यंत्र खाता। अब इस पे से हमें विनियोग प्रवृत्ति में से रोकड़ प्रवाह पत्रक दर्शाता पत्रक बनाना होता है। तो ये तुम्हें हेडिंग देनी है, ये याद रखना है। हेडिंग क्या देनी होती है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है कि विनियोग प्रवृत्ति में से रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक, ऐसा तुम्हें हेडिंग लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे? इसमें देखो दो चीज, देखो यहाँ पे तो दो ही है, लेकिन तुम हमेशा याद कैसे रखोगे? हमेशा जब तुम ये हेडिंग लिखोगे उसके नीचे लिखोगे जोड़ो, ठीक है, और उसके नीचे क्या लिखोगे? घटाओ। ध्यान से समझना, ऊपर क्या लिखोगे? जोड़ो, और नीचे क्या लिखोगे? घटाओ। ये जोड़ो में हम कोई भी संपत्ति की बिक्री होगी वो लिखेंगे। क्या होगी? संपत्ति की बिक्री, क्योंकि संपत्ति की बिक्री होने से पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलने का मतलब हुआ वो हमारा व्यवसाय का क्या है? आवक है। और आवक की वजह से हमारे पास रोकड़ बढ़ेगा, तो उसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। मैं फिर से इनको समझा देता हूं कि अब यहाँ पे जब हम विनियोग प्रवृत्ति बनाएंगे तो हमें दो चीजें देखनी होगी कि कौन सी प्रवृत्ति से रोकड़ का आवक हुआ है और कौन सी प्रवृत्ति से रोकड़ का जावक हुआ है। इसको ध्यान से समझना। हमें यह पहचानना होता है कि कौन सी प्रवृत्ति से रोकड़ का आवक हुआ है और कौन सी प्रवृत्ति से रोकड़ का जावक हुआ है। जो आवक होगा उसको कहाँ लिखोगे? जोड़ों की तरफ, और जो जावक होगा उसको कहाँ लिखोगे? घटाओ की तरफ, क्योंकि घटाओ की तरफ लिखने से पता चलेगा कि पैसा तुम्हारे पास कम हो रहा है। ठीक है, और जोड़ों की तरफ लिखने से पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसा बढ़ रहा है। तो ये छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है कि आवक मतलब पैसा आएगा तो जोड़ना है, और जाएगा तो हमें क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो अब आएगा जाएगा कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे चीजें याद रखनी है कि अगर हम बेचते हैं तो पैसा क्या होगा? आएगा, तो जोड़ना है। और अगर वही हमने कोई संपत्ति, ठीक है, हमने किसी भी प्रकार की संपत्ति अगर खरीदी तो उससे क्या होगा? हमारे पास से पैसा जाएगा, तो वो घटाव में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर किसी भी तरह की अन्य आवक हुई, क्या हुई? अन्य आवक हुई। जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई भाड़ा मिला, कोई ब्याज मिला, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। अब इसमें जो हेडिंग मैंने बताया था वो हेडिंग तुम्हें लिख देना है। हेडिंग क्या है हमारी? कि विनियोग प्रवृत्ति में से, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूं। क्या लिखूंगा हेडिंग? विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, उद्भव हुआ, नहीं रुको रुको रुको, उद्भव हुआ नहीं लिखना है, वो नीचे तुम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम क्या लिखते हैं? रुक जाओ, कौन सा पेन था? रेड था। विनियोग प्रवृत्ति में से रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक, रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक, ये तुम्हें लिखना है।
ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जब इसका टोटल करोगे, जैसे यहाँ पे जोड़ों में जो रकम दिया होगा, फिर घटाओ में दिया होगा, इसको घटाओगे तो यहाँ पे कुछ अंतर आएगा। अब इस अंतर को नाम जो दोगे वो तुम नाम दोगे कि विनियोग प्रवृत्ति में से, यहाँ पे लिख देना विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह। अब याद रखना है कि इसके आगे एक चीज और लिखना है। क्या लिखोगे? अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब रोकड़ का जावक हुआ है। क्या हुआ है? रोकड़ का जावक हुआ है। और अगर आंसर प्लस में आता है इसका मतलब हुआ है रोकड़ का आवक हुआ है। ये थोड़ा याद रखना है कि अगर आंसर प्लस में आए तो समझ जाना हमें क्या लिखना है, जावक लिखना है। और आंसर अगर माइनस में आए तो समझ जाना हमें क्या लिखना है, सॉरी अगर प्लस में आए तो हमें क्या लिखना है, आवक लिखना है। और माइनस में आए तो हमें क्या लिखना है, जावक, यानी पैसा गया है, आया नहीं है इस प्रवृत्ति में से। ठीक है, क्लियर है। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। ओके, जो जो चीजें मैंने ये लिखवाया है उनको अच्छे से नोट कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पे हमने जो ये ब्रैकेट में बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि रोकड़ रोकड़ नाम का दो ही चीज दिख रहा है। एक है रोकड़ नाम का ये है और एक है रोकड़ नाम का ये है। बाकी तो घिसाई है, नुकसान है और शेष आगे ले गए तो हमें लिखना नहीं होता। और घिसाई और जो नुकसान है मैंने तुम्हें बताया था, ये हमें कहाँ आगे हमें जाना है, परिचालन में जाना है। कहाँ जाना है? परिचालन में। वहां पे हमें सारी चीजें लिखनी होती, तो ये फिलहाल हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको अब लिखोगे कैसे? तो लिखने का तरीका ये है कि बिक्री के पहले लिखा और खरीदी बाद में लिखा। बिक्री कितने का किया था हमने? 15,000 का। और खरीदी कितने का किया हमने? 25,000 का। देखो माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आया है। तो देखो माइनस में आया तो इन लोगों ने क्या लिखा है, इन लोगों ने देखो लिखा है कि विनियोग प्रवृत्ति में से, क्या लिखा है, विनियोग प्रवृत्ति में से जावक रोकड़ प्रवाह, या जैसा मैंने बताया कि उद्भव होता है रोकड़ प्रवाह करके ब्रैकेट में आवक या जावक लिखोगे। तो तुम्हें जैसा लिखना हो, जो कंफर्टेबल हो वैसा लिखना। बात समझ में आया? लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं इसका फॉर्मेट थोड़ा अच्छे से याद रखोगे तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो सेम टू सेम ही दिया हुआ है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे नाम आ गया फर्नीचर का। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, और अगर बुक है तुम्हारे पास तो बुक में से इसको कर लेना। आंसर आएगा 7,20,000 रुपए, ये याद रखना, वो भी जावक होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये एक सवाल है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये है उदाहरण नंबर 13, ब्रिजमोहन लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह दर्शाइए। तो अब इसमें देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो पूरा सवाल हम पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखा है 12% की एक्स कंपनी के डिबेंचर में विनियोग। तो देखो विनियोग है, तो विनियोग का मतलब ये कौन सा प्रवाह है, ये विनियोग का है, विनियोग प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यंत्र, यंत्र भी विनियोग प्रवृत्ति का है। जमीन मकान भी विनियोग प्रवृत्ति का है। फर्नीचर भी विनियोग प्रवृत्ति का माना जाता है। पेटेंट भी माना जाता है और ख्याति भी माना जाता है, यानी सारे ही विनियोग प्रवृत्ति के हैं। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो समायोजन में लिखा यंत्रों पर 20% की दर से घिसाई का प्रावधान, फर्नीचर पर 10% की दर से घिसाई का प्रावधान, और वर्ष के प्रारंभ में विनियोगों में से 40% विनियोग 3 लाख में बेचे हैं। विनियोग पर ब्याज मिला है 60,000 रुपए। अब हमें इसको सॉल्व करके समझाना होगा। तो अब यहाँ पे देखो हम सॉल्व करके कैसे समझाएंगे, इसके लिए पहले तुम क्लियर सवाल देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो समायोजन में क्या क्या दिया है, तुम्हें एक यंत्र दिया है, फर्नीचर दिया है और एक विनियोग दिया है। तो जितना भी समायोजन में तुम्हें संपत्ति लिखा हुआ है उनका एक छोटा छोटा खाता बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले हम किसका खाता बनाते हैं, यंत्र का। किसका खाता बनाते हैं, एक मिनट, यंत्र खाता। ठीक है, और यहाँ पे खाता कैसे बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे विवरण और यहाँ लिखोगे रकम, यहाँ लिखोगे विवरण और यहाँ लिखोगे रकम। फिर यंत्र के बाद अगला नाम क्या था, फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर खाता और सेम वही बात, यहाँ पे लिखो विवरण और यहाँ लिखो रकम, यहाँ लिखो विवरण और यहाँ लिखो रकम। फिर उसी के नीचे छोटा सा एक और बना लो। अगला कौन सा बनाओगे, विनियोग खाता, विनियोग खाता। और यहाँ पे भी सेम वही करो, लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो विवरण और यहाँ पे बना लो रकम, विवरण रकम। ठीक है, इतना करने के बाद अब सवाल में देखो सारी चीजें। सबसे पहले
तो जो हमें चीजें दी हैं, जो हमने खाते बनाए हैं, उनका हम शेष लिख लेंगे, ठीक है। और खाते उन्हीं के बनाने हैं जिनका यहाँ पे समायोजन दिया है, बाकी का तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें विनियोग दिया है, यंत्र दिया है, और हमारा कौन सा था, फर्नीचर दिया है। तो इन तीनों का हम क्या करते हैं, पहले प्रारंभिक और अंतिम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये 2016 है और ये 2017 है, यानी ये शेष आगे लाए होगा और ये शेष आगे ले गए होगा। तो शेष आगे लाए विनियोग में कितना दिया है, 4 लाख और 6 लाख दिया है। तो पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ और विनियोग में शेष आगे लाए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेष लाए, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ शेष लाए। और शेष लाए में हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 लाख दिया है, ठीक है। लाइन थोड़ा बड़ा करते हैं। और शेष ले गए में कितना दिया हुआ है, शेष ले गए, तो शेष ले गए में हमें दिया हुआ है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 लाख रुपए। उसके बाद आगे चलो, अगला क्या दिया है, अगला दिया है यंत्र का, शुरू में है 2 और अंत में है 4। तो शुरू में 2 का मतलब हो गया शेष लाए, क्या हो गया, शेष लाए। और शेष लाए कितना दिया हुआ है, हमें 2 लाख दिया है। और शेष ले गए कितना दिया हुआ है, शेष ले गए कितना दिया है, ये 4 लाख दिया है। उसके बाद अगला, अगला क्या है, जमीन मकान है, वो नहीं करना है। फर्नीचर का, हाँ, फर्नीचर का शुरू में 80 है और अंत में कितना है, 1 है। तो फर्नीचर का यहाँ पे क्या लिखोगे, शेष आगे लाए, कितना दिया हुआ है, शुरू में 80,000 रुपए। और यहाँ पे जो अंत में है शेष ले गए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेष ले गए, कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आगे देखो क्या करोगे, आगे समायोजन पढ़ते हैं फिर से, ओके। अगर हम फिर से समायोजन पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यंत्रों पर 20% की दर से घिसाई का प्रावधान कीजिए। क्या बोला है, यंत्रों पर 20% की दर से घिसाई का प्रावधान कीजिए। तो याद रखना कि यंत्र पे जब हम घिसाई निकालते हैं तो हमेशा प्रारंभिक कीमत पर ही निकालते हैं। क्या, हमेशा प्रारंभिक कीमत पर ही निकालते हैं, तब जाके हमें माइनस करने पर अंतिम शेष मिलता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो शेष आगे लाए कितना है, यहाँ पे 2 लाख है। तो इसका अगर घिसाई निकालोगे तो 2 लाख का घिसाई कितना होगा, तो पहले ये क्लियर कर लो कि 2 लाख का कितना घिसाई निकालना है। यहाँ पे फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कितना है, 20% है। तो 2 लाख गुणे 20%, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि घिसाई की वजह से संपत्ति में क्या होती है, कमी। तो वो कहाँ लिखोगे, जमा तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40,000 रुपए। फिर अगला क्या दिया हुआ था कि फर्नीचर पर 10% की दर से घिसाई गिनिए। तो फर्नीचर पर 10%, तो फर्नीचर अपने पास शुरू में कितने का है, 80 का है, 80 का है। तो जब इसका घिसाई निकालोगे तो घिसाई कितने का हो जाएगा, ये 8,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पे घिसाई में हमने कितना लिख दिया, 8,000 लिख दिया। फिर आगे लिखा है, तीसरा समायोजन लिखा है कि वर्ष के प्रारंभ में विनियोगों में से, क्या लिखा है, वर्ष के प्रारंभ में विनियोगों में से 40% विनियोग 3 लाख में बेचे हैं। क्या बोला है, 40% विनियोग 3 लाख में बेचे हैं। तो 40% विनियोग 3 लाख में, तो 4 लाख का विनियोग था, कितने का विनियोग था, 4 लाख का विनियोग था। इसका कितना परसेंट किया है, 40%। तो 4 लाख का 40% कितना होता है, 1,60,000 होता है। अब इस 1,60,000 को हमने बेचा कितने में है, 3,60,000 में बेचा। ध्यान से समझना, 1,60,000 को हमने बेचा कितने में, 3,60,000 में बेचा है। तो अब ये कितने में होगा, इसका जो फायदा हुआ है वो हुआ 1,40,000 रुपए। कितना फायदा हुआ है, 1,40,000 रुपए। तो अब ये फायदा को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे विनियोग के जमा में, क्योंकि हमें फायदा हमें वही लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विनियोग की बिक्री से लाभ। क्या, विनियोग की, सॉरी उल्टा कर दिया, रुक जाओ। फायदा हुआ है ना, यंत्र की विनियोग की कीमत बढ़ गई है, तो जब कीमत बढ़ जाती है तो हमें उसको उधार में लिखना होता है, ठीक है। तो विनियोग की बिक्री से लाभ, कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 1,40,000 का, ठीक है। और हमने बेचा कितने में, तो बेचा जो है वो आ जाएगा नाम रोकड़ खाता। और कितने में बेचा है हम लोगों ने, 1,60 में नहीं, 3 लाख में बेचा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोकड़ खाता 3 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये खाता कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंस निकाल के इनको बंद करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल के इनको बंद करो, तो ये 4,40,000 आ रहा है। अब 4,40,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो इधर डिफरेंस आएगा 2,40,000 रुपए। और मैंने कहा था जो उधार में डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा रोकड़ खाता का होगा। क्या होगा, तुम्हारा रोकड़ खाता का डिफरेंस होगा, क्योंकि तुमने उसको क्या किया, खरीदा है। फिर अब इसको मैं टोटल करता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1,08,000 हो रहा है। इसका जो टोटल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है
8,000 आ रहा है, ठीक है, 1,08,000, एक जीरो ज्यादा कर दिया मैंने, तो वापस एक जीरो कम कर देता हूँ, ठीक है, 1,08,000 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब 1,08,000 जो है, अब डिफरेंस इधर निकालोगे तो यहाँ पे लिखते हैं 1,08,000, ओके, डिफरेंस इधर आ जाएगा 28,000 रुपए। और ये जो 28,000 रुपए आया, ये किस चीज का आया है? रोकड़ का। क्या किया हमने? खरीदा है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमें इसका भी टोटल करके निकालना होगा। तो इसका जब टोटल करके निकालने जाओगे तो यहाँ पे 6 लाख और यहाँ पे 3 लाख है, टोटल कितना हो जाएगा? ये 9 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख दिया 9 लाख। अभी 9 लाख में से 4 लाख और 1,40,000 माइनस करो, तो 9 लाख में से 4 लाख माइनस करो 5 लाख, फिर 1 माइनस करो 4 लाख, फिर 4,40,000 में सॉरी 4 लाख में से 40 माइनस करो तो डिफरेंस आएगा 3,60,000। तुम कैलसी में करोगे तो ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा। और यहाँ पे सेम वही लिखो, रोकड़, ब्रैकेट में लिख दो खरीदा। बात समझ में आया? क्लियर है? और ये मैं ब्रैकेट मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? तो इस तरह से तुम्हारा जो खाता है वो क्या हो गया? सारे के सारे खाते बंद हो गए। और एक लास्ट में लिखा है विनियोगों पर ब्याज मिला। तो याद रखना, जो विनियोगों पर ब्याज मिला है ये हमारी अतिरिक्त आवक मानी जाती है, हमें विनियोग में नहीं लिखना होता है, ठीक है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाना है। तो यहाँ पे समझो, रोकड़ प्रवाह पत्रक जब हम बनाएंगे तो हमें याद क्या रखना है कि जो पैसा आया है, पैसा आया कहाँ होगा? जो हमने बेचा होगा। तो जो बेचा है उसको मैं येलो कर देता हूँ, तो ये रहा 3 लाख रुपए। और फिर हमने यहाँ पे कहीं और बेचा ही नहीं है, यानी बेचने से सिर्फ एक रकम आई है। और जो हमने खरीदा है, खरीदने से पैसा गया होगा, उसको मैं क्या कर देता हूँ? रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, एक ये है और यहाँ पे एक 3,60,000 है और यहाँ पे एक 2,80,000 है। क्लियर है इतना? यानी हमने 3 चीजें खरीदी हैं, सॉरी 2,80,000 नहीं, 28,000 है। तो हमने 3 चीजें खरीदी हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे अपना देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। ये नीचे इन लोगों ने बनाया है, जैसा मैंने कहा था तुम्हें वैसा ही करना है। पहले लिखो जोड़ो, फिर नीचे क्या लिखोगे? घटाओ। बुक में जैसा दिया, अगर वैसा करना चाहो तो वैसा करो, नहीं तो जोड़ो और घटाओ। और घटाओ में देखो क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले यंत्र की खरीदी कितने की है? 2,40,000 की। फिर फर्नीचर की खरीदी कितने की है? 28,000 की। उसके बाद विनियोग की खरीदी कितने की है? 3,60,000 की। तो ये तीनों चीजें तुम कहाँ लिखोगे? घटाओ में लिखोगे, ठीक है। क्लियर है? फिर इसके बाद मैं इसका कलर चेंज करता हूं और एक है विनियोग की बिक्री। और बिक्री तुम कहाँ लिखोगे? यहाँ पे हरे वाले में, मतलब कि 3 लाख रुपए तुम जोड़ों में लिखोगे। साथ ही साथ विनियोग पर ब्याज मिला था, उस विनियोग पर जो ब्याज मिला था उसको भी तुम कहाँ लिखोगे? जोड़ों में। और इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ? फिर से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। फिर इनका टोटल करो और इनका टोटल करो और साइड में लिखो, और जो आएगा माइनस करने के बाद वो साइड में लिख देना है। जैसे यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया? 2,68,000 रुपए आया। अब आंसर देखो ब्रैकेट में लिखा है, यानी माइनस में आया है। और अगर आंसर माइनस में आता है मतलब वो क्या हो जाएगा? रोकड़ का जावक हो जाएगा। बात समझ में आया? तुम चाहो तो बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या तो मैंने जैसा फॉर्म में बताया वैसा कर सकते हो। क्लियर इतना? समझ में आया? तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसा कहा था कि इसके एमसीक्यूज भी मैं करवा दूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, आज थोड़ा क्लास ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि मैं अगली क्लास में, यानी कि जब मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो भी क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वहां पे मैं साथ में आपको एमसीक्यूज भी करवा दूंगा, तो साथ ही साथ आपके पास थोड़ा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और सारे नियम कानून के को पढ़ लेना जो आपके पहले वीडियो में है, ठीक है। तो सारे नियम कानून पढ़ लेना और जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि सारी क्लासेस आपको समझ में आ गई हैं, सारी चीजें, डाउट क्लियर हो गया। तो अगर डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, आपकी तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा सपोर्ट होगा। लेकिन आपकी तरफ से छोटा सा सपोर्ट होगा, लेकिन मेरे लिए काफी बड़ा सपोर्ट होगा, मतलब मेरे लिए काफी बड़ी चीजें हैं। ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें करोगे और हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।